तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम ज़्यादा बात न करते हुए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो मैंने फर्स्ट पार्ट है वो पहले ही अपलोड कर दिया है। अभी हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वीडियो में जाके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा समावेशी विद्यालय यानी कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का समावेशी विद्यालय की जो हमारी बुक है, ठीक है, उसका सेकंड यूनिट का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, जिसके बारे इसमें है पेडागोजिकल अप्रोचेस क्या होती है। जो विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम किस किन चीज़ों से पढ़ा सकते हैं, यानी कि किन किन अप्रोचेस के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो इसमें हमने करिकुलम एडेप्टेशंस और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें सहयोगपूर्ण सीखना, ठीक है। तो सहयोगपूर्ण सीखना, जैसे कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है, सहयोगपूर्ण सीखना यानी कि चीज़ों को एक साथ मिलकर सीखना। इसमें विद्यार्थी एक समूह में या फिर एक साथ मिलकर चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें सीखनी है उन्होंने एक साथ मिलकर सीखनी है, उसी को हम सहयोगपूर्ण शिक्षण कहते हैं, ठीक है। और सहयोगी शिक्षण शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो माना जाता है। और जो मैं आपको बता दूं कि ये जो सहयोगपूर्ण शिक्षण होती है यानी कि सहयोगी शिक्षण जो होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट प्रत्यक्ष एंड सेकंड इज अप्रत्यक्ष। यानी कि सहयोगी शिक्षण जो है वो दो तरह से दी जाती है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से। और जो हमारी अप्रत्यक्ष शिक्षण होती है, तो जो हमारी अप्रत्यक्ष शिक्षण होती है वह सहयोगी कक्षा से बाहर अध्यापक द्वारा बच्चों की आवश्यकता पूर्ति के लिए योजना बनाने से संबंधित होती है, यानी कि कक्षा से बाहर योजना को बनाना होता है। और जो हमारी प्रत्यक्ष होती है यानी कि प्रत्यक्ष शिक्षण होती है वह सहकारी शिक्षण और जो सह शिक्षण होती है या फिर जो समूह शिक्षण होती है उससे संबंधित होती है, ठीक है। इसी को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षण जो है वो कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सहयोगपूर्ण सीखना यानी कि मिलकर सीखना ही सहयोगपूर्ण सीखना कहलाता है। तो इसके बाद हम इसके जो लाभ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि सहयोगपूर्ण रूप से सीखने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो लाभ होता है वो है अध्यापकों में विचारों का आदान प्रदान। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सहयोगपूर्ण सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। तो सबसे अच्छा लाभ यही होता है। उसके बाद सामाजिक संपर्क विकसित करना, तो इससे सामाजिक संपर्क को भी विकसित किया जा सकता है। सकारात्मक सोच विकसित होती है, ठीक है, पर इससे नेगेटिव सोच जो है वो डेवलप नहीं होती है। अच्छे विचारों का ही विकास होता है। समस्या के निदान में सहायता होती है। जब चीज़ें जो है सहयोग के माध्यम से सीखी जाएंगी तो प्रत्येक एक दूसरे की हेल्प करेगा, जिससे जो है वो समस्या का आसानी से निदान किया जा सकता होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आत्मविश्वास। तो इससे आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इजी है, ठीक है, और बाकी की वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं, तो इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आता है करके सीखना। तो ये सारे पॉइंट जो वो मैंने पहले की वीडियो में डाले हुए हैं, ठीक है, तो ये सेम ही पॉइंट है सभी, तो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझोगे। तो करके सीखना यानी कि चीज़ों को करके सीखना है, खुद करना है, तभी जो चीज़ें जो है आसानी से सीखी जा सकती है। टीम वर्क की गुणवत्ता विकसित करना है। अगर सहयोगपूर्ण जब चीज़ों को सिखाया जाता है तो उसमें एक टीम बनती है, क्योंकि इसमें एक समूह बनता है, फिर उस कार्य को किया जाता है, तो टीम वर्क की गुणवत्ता आती है कि किस तरह से मिलकर कार्य करना है। ऐसे नहीं कि अकेले ही करते रहे चीज़ों को, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता है। तो चीज़ों को मिलजुल कर करना है। सीखने को दिलचस्प बनाना है यानी कि इंटरेस्टिंग बनाना है चीज़ों को, ताकि बच्चा जो है उनको उसमें ध्यान दे सके, ठीक है। तो इन चीज़ों का लाभ किसके लिए होता है, एक जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभ होता है, ठीक है।
उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट अप्रोचेस आती है वो आती है सहकारी अधिगम। ये अप्रोचेस क्या है? अप्रोचेस ये हैं कि हम जो एक टीचर है वो टीचर किस तरह से बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से पढ़ाता है, इसी के बारे में इनमें बताया गया है, ठीक है। तो उसके बाद आती है सहकारी अधिगम। तो टीचर ने जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको सहकारी अधिगम के थ्रू समझाना है। जैसे पहले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, को करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया था, उसी तरह सहकारी अधिगम है। तो ये सभी जो है सेम सेम ही रहेंगे। तो इसमें सहकारी में बताया गया है कि विद्यार्थी जो है किस तरह से मिलकर सीखते हैं, ठीक है। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो चीज़ों को एक दूसरे के साथ समूह में सीखते हैं, इसलिए इसी को सहयोगी अधिगम कहा जाता है। और यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं वो दोनों ही मिलकर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इसमें केवल अध्यापक ही कार्य नहीं करेंगे, इसमें अध्यापक और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए इसको सहकारी या फिर सहयोगी शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। और इसके लाभ क्या रहते हैं? आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, इससे बच्चों में आत्मविश्वास आता है क्योंकि वो चीज़ों को मिलकर सीख रहे होते हैं। जहाँ पर उनको समस्या आती है तो वो अध्यापक से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका फ्रेंडली वे बना होता है, वो फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिलकर कार्य कर रहे होते हैं। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना है, उनकी ज़रूरतों को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को समझाना है। तो उसके बाद आता है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना का विकास होता है, जिस तरह से एक समूह बनाया जाता है तो उसमें एक टीम का गठन किया जाता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी और जिनको जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो दोनों ही साथ मिलकर जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। नेतृत्व के गुणों का विकास, इससे बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, अच्छी भावनाओं को सीखता है। एक विद्यार्थी जो है वो स्कूल में इन सब चीज़ों को सीखता है और व्यक्ति का भी सर्वांगीण विकास भी एक स्कूल में ही निश्चित होता है, ठीक है। और इसके लिए जो है वो अध्यापक बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है, यानी कि अध्यापक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में, ठीक है। करके सीखना है, ठीक है, ये पॉइंट तो पहले ही आ गया पहले का। सकारात्मक सोच भी इसमें सेम आ गया, ठीक है, कि सकारात्मक सोच जो वो डेवलप करनी है, ठीक है। नेगेटिव सोच का विकास नहीं करना है और ना ही इससे नकारात्मक सोच का विकास होता है, ठीक है। सामाजिक गुणों का विकास होता है क्योंकि बच्चे जो है वो एक साथ मिलकर चीज़ों को सीखते हैं और टीचर जो है वो बच्चों को हर चीज़ सिखाता है, तो इससे सामाजिक गुणों का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है। इसके साथ जो आपको लगता है कि एक सहकारी अधिगम यानी कि एक समूह में जब बच्चे सीखते हैं चीज़ों को तो किन किन चीज़ों का उनको किन किन चीज़ों का विकास होता है, क्या लाभ होते हैं, वो आप खुद से भी थोड़ा ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बाल केंद्रित अधिगम। तो बाल केंद्रित अधिगम यानी कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होता है, तो इससे भी बहुत ही हेल्प मिलती है क्योंकि बच्चों की ज़रूरतों को समझ के अगर करिकुलम को तैयार किया जाएगा तो बच्चों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोचक अधिगम, तो अगर बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होगा तो इससे बच्चे को भी आनंद आएगा तथा वो अपनी कक्षा में पूरी तरह से ध्यान लगा पाएगा, ठीक है, यानी कि वो बोर नहीं होगा। तर्क वितर्क की शक्ति, इससे बच्चे की तर्क वितर्क की शक्ति का भी विकास होता है क्योंकि एक समूह में जब विद्यार्थियों को रखा जाता है तो वो विद्यार्थी एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, जो उनमें क्वेश्चन आते हैं जो वो टीचर से पूछने में घबराता है तो वो अपने पीयर ग्रुप से पूछ लेता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इससे जो तर्क वितर्क शक्ति का विकास होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी क्योंकि जब एक समूह में कार्य करते हैं तो बच्चे का हर तरह से मतलब हर तरह से उसका वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है, यानी कि ठीक है, उससे उसका हर तरफ से विकास होगा तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि तो होगी ही, है ना। तो यही है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सहकारी अधिगम के लाभ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
उसके बाद आते हैं इसके उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या रहते हैं? सबसे पहला उद्देश्य है सभी बच्चों में सहयोग की भावना पैदा करना। तो जब सब बच्चे मिलकर कार्य करेंगे तो इससे सहयोग की भावना का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों को उसकी जिम्मेदारियों से परिचित कराना। बच्चों को बताना है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने समाज के प्रति, ठीक है, साथ ही अपने देश के प्रति, हर चीज़ों को के बारे में बच्चे को बताना है अध्यापक ने। तो अध्यापक ही एक केंद्र बिंदु होता है जिसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है विद्यालय में, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं वहाँ पर वो अपने गुरुओं की बात को सुनते हैं, ठीक है। तो अध्यापक का सबसे बड़ा एक कार्य होता है कि उसने बच्चे को किस तरह से अच्छी चीज़ें सिखानी है, ठीक है। इसके बाद आता है समूह में मिलकर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि इसमें समूह की बात की गई है। इसमें जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो समूह में किए जा रहे हैं। तो इसमें बताया जाता है कि किस तरह से मिलजुल कर कार्य को करना है, ठीक है। उसके बाद आता है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सीखने का वातावरण तैयार करना है। तो ये सारा क्वेश्चन जो था वो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों पर ही आधारित है। तो इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है विशिष्ट बालकों को अवसर प्रदान करना, आवश्यकता पूर्ति करें, यानी कि उन आवश्यकता पूर्ति, यानी कि ये नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे पहला आया हमारा विशिष्ट बालकों की अवसर प्रदान करना, यानी कि उन बालकों जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी होते हैं उनको अवसर प्रदान करना हर क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं कि आप स्पोर्ट के लिए जो है उनको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो, केवल पढ़ाई की ओर ही ध्यान दे रहे हो उनकी ना। तो हो सकता है कि वो किसी गेम में अच्छे हो, किसी सिंगिंग में अच्छे हो, यानी कि अन्य एक्टिविटीज़ में अच्छे हो। तो हर क्षेत्र में उनको जो है वो मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है तथा आगे लाना है। उसके बाद आता है आवश्यकता की पूर्ति करनी है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। जो उनकी नीड्स रहती है, जो वो चाहते हैं कि हमारा करिकुलम ऐसा हो, हमारे लिए ऐसे एक्टिविटी अरेंज करवाई जाए, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों को अरेंज करना है। ये एक अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अप्रोचेस हमारे टॉली शिक्षण। तो टॉली शिक्षण जो है वो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, तो अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ कि टॉली शिक्षण क्या होता है। टॉली शिक्षण यानी कि जब टीचर मिलकर कार्य करते हैं उसी को टॉली शिक्षण कहा जाता है। इसमें टॉली शिक्षण में एक ऐसी विधि है जिसमें दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि शिक्षण करवाया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही अध्यापक नहीं होता है, इसमें दो या दो से अधिक अध्यापक हो सकते हैं। वे मिलकर चीज़ों को सिखाते हैं। इससे क्या होता है कि टीचर को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, समय की बचत हो जाती है और बच्चे भी जो है वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। हो सकता है कि उनको एक टीचर से समझ नहीं आता होगा तो वो दूसरे टीचर से समझ सकता है, ठीक है। तो टॉली टीचिंग वही होती है, यानी कि टॉली शिक्षण वही होता है टीम टीचिंग, यानी कि एक टीम के रूप में बच्चों को पढ़ाना है जिसमें दो या दो से अधिक टीचर जो वो मिलकर पढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आपका सिलेबस बड़ा होता है तो वो सिलेबस जो होता है वो दो टीचरों में डिवाइड कर दिया गया होता है, जिससे कि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है और आप आसानी से समझ पाते हो। इससे टीचर्स को भी लाभ होता है और स्टूडेंट्स को भी लाभ होता है। तो यही होता है हमारी टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग की जो आरंभ था वो 1955 से किया गया था। और टीम का अर्थ है जो आप देख सकते हो, टी मतलब टुगेदर यानी कि मिलकर, और ई मतलब एवरीवन, अचीव एंड मोर, ठीक है, इसका अर्थ रहता है। उसके बाद आते हैं इसके सिद्धांत की टीम टीचिंग के सिद्धांत क्या होते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है अधिगम निरीक्षण सिद्धांत। उसके बाद आता है अधिगम यानी कि लर्निंग, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत, शिक्षक की क्या क्या जिम्मेदारी रहती है। अधिगम निरीक्षण सिद्धांत मतलब अधिगम संबंधी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, सामग्री के चयन को किस तरह से करना है, समस्या का समाधान निकालना है, अनुशासन का सिद्धांत यानी कि अनुशासन का विकास करना है,
है। तो ये सारे जो अब एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, और ये जब इन चीज़ों का निर्माण करते हैं, मतलब ये सिद्धांतों का जब ध्यान में रख इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही टीचर जो वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने सामग्री का चयन करना है, अनुशासन का निर्माण करना है, समस्या का समाधान करना है। तो जब वो इन चीज़ों का निर्माण करेगा, तो जब अपने अब वो पढ़ाने आएगा तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही क्लास में एंटर करेगा। लेकिन ये चीज़ें जो है वो टीचर मिलकर कार्य करेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं क्या रहती हैं, ये तो आपको खुद समझ आ ही गया होगा कि टीम टीचिंग की विशेषताएं क्या होती हैं। इनको तो आप टॉपिक अगर समझ आ जाता है तो विशेषताएं आप खुद से भी लिख सकते हो, जैसे कि समय की बचत हो जाती है, टीचर को स्ट्रेस नहीं होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, शिक्षण 2 या अधिक अध्यापकों द्वारा करवाया जाता है, शिक्षकों में समूह की भावना जो है वो पैदा होती है, सहयोग की भावना पैदा होती है, भेदभाव की समाप्ति होती है, साथ साथ जो है प्रेम भावना का भी विकास होता है। एंड लास्ट में आते हैं हमारी टोली शिक्षण की प्रक्रिया किस तरह से रहती है। तो ये इसमें 3 तरह की प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले योजना बनाना है। जब योजना बन जाती है तो उसकी व्यवस्था करनी है, उसको योजना जो है जो वो सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भी इसमें ध्यान में रखना है पाठ्यक्रम को तैयार करते इसमें। उसके बाद जो उसने योजना बनाई होगी उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के बाद उसका मूल्यांकन करना है कि जो उसने बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया भी है या नहीं आया है, ठीक है। तो ये इसी वीडियो के साथ हमारी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होती है। अगर किसी ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे बाकी के, तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर भी आपको मिल जाएगा। बाकी इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।